बच्चों, अब हम एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल बारसोई। आज जो हम लेसन लेके आए हैं वह क्लास 10th के बायोलॉजी से ही है। चैप्टर नंबर 7 है और उसमें हम आज 2 विषयों को कंप्लीट करने वाले हैं और दोनों विषय के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और वो दोनों विषय क्या है? वह आनुवांशिकता और मानव विकास। और इस दोनों चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएंगे, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और याद रखिएगा, मैं पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूं। मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़िए, समय दीजिए पढ़ाई पे। लास्ट समय चल रहा है, अगर अच्छा तरह से तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा आएगा और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम अपने पहले वीडियो को, पहले क्वेश्चन को। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। याद रखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2011 का कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है लामार्क, अरस्तु, डार्विन या स्पेंसर होगा। किसने दिया था बच्चों? तो हम सब जानते हैं कि जो प्राकृतिक चयन है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे डार्विन। तो आंसर नंबर हमारा सी सही होगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, वो पूछा गया है 2014 में और 2018 में। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मानव के शरीर में या मानव के शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के कितने युग्म होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चा, कितने होते हैं, नहीं कितने युग्म होते हैं। हम सब जानते हैं कि मानव के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, जिसमें 23 हमें अपनी माँ से और 23 हमें अपने पिता से प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर गुणसूत्र की संख्या बोले तो हम जवाब देंगे 23। लेकिन ध्यान दीजिए, ये गुणसूत्र की संख्या नहीं बोला गया बच्चों, ये गुणसूत्र की संख्या बोला गया, लेकिन संख्या क्या चाहिए बताना हमको? युग्म में, जोड़ा में। इसीलिए इसका जवाब होगा 23। 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र में बच्चों 23 जोड़े होते हैं। तो बहुत स्टूडेंट हर वर्ग में गलती कर देते हैं कि 46 लिख देंगे, 46 लिख देंगे, लेकिन पढ़ना होगा क्वेश्चन को ध्यान से। गुणसूत्र का युग्म बोला है, गुणसूत्र की संख्या नहीं बोली गई है। कितने हैं वो बोला गया है, कितने युग्म ये पूछा गया, कितने गुणसूत्र है इस तरह से नहीं पूछा गया। तो जवाब क्या देंगे बच्चों? सी नंबर। तो हमारा जवाब सी नंबर का 23 गुणसूत्र होते हैं। अगर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं। युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा में एक्स वाई करके गुणसूत्र होता है हमारे शरीर में। तो ये कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो अब तीसरे नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों? तीसरे नंबर में कहा गया है कि जो वंशागत होते हैं उसके नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है मेंडल जी, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल लिखा गया बच्चों, मेंडल होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे बच्चों, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ये। उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। तो हमारा जवाब होगा डी नंबर। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, वो पूछा गया स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, यानी स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसका युग्म क्या होता है, ये पूछा गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 18 में और 2022 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये याद रखिएगा, जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई 2 फॉर्म में होते हैं। जो लड़के होते हैं उनमें एक्स और वाई होता है और लड़कियों में क्या होता है? दोनों एक्स होते हैं। तो यह जवाब दिया हुआ है दोनों एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि स्त्रियों में गुणसूत्र क्या होते हैं? दोनों एक्स होते हैं। अगर पुरुष बोलता तो एक्स वाई होता, ये वाई वाई तो होता ही नहीं है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। वाई वाई किसी का भी जवाब नहीं होगा।
5वां नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो गले में खराश है बच्चों, इसलिए तो दिक्कत हो रही है बोलने में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, पुरुष में। अभी जस्ट हमको जाने कि पुरुष में जो होता है XY होता है और स्त्रियों में XX होता है। तो दोनों जोड़ा किसमें पाया जाता है बच्चों, दोनों सेम, यानी दोनों पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। तो जवाब हमारा B नंबर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा 2018 में। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अभिलक्षण जो है वंशागत नहीं है, यानी कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। वंशागत मतलब तो वो अभिलक्षण जो माता पिता से बाल बच्चों में जाते हैं, वे वंशागत लक्षण कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण स्थानांतरित होती है बच्चों में, वह वंशागत लक्षण कहलाते हैं। और ये वंशागत लक्षण किसमें नहीं है, यानी कौन सा जो वंशागत लक्षण नहीं है, बोला गया आंख, ये चमड़ी का रंग होगा बच्चों, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, और ये बल की प्रकृति होगी। बाल नहीं होगा, बल की प्रकृति, बल दिया होगा, बाल नहीं होगा। तो याद रखिए कि जो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है वंशागत वाला, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया 2019 का एनुअल में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चे के आंख भी माँ बाप से मिल सकते हैं, चमड़ी का कलर भी माँ बाप से मिल सकता है। देखे होंगे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो अपने बच्चे से कितने मिलते हैं। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज के लोग को देख लीजिए, काले होते हैं, यूरोप के लोग गोरे होंगे। शरीर का आकार भी देखिएगा, वेस्ट इंडीज के लोग तो लंबे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक्स है जो माँ बाप से बाल बच्चे में आती है। ये जो बल है, बल की प्रकृति जो है वह वंशागत नहीं होती है, क्योंकि बल जो है वह वंशागत नहीं होता। माँ बाप से बाल बच्चों में बल की प्रकृति नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों कि मेंडल महोदय ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था। ऑप्शन दिया गया नीम का, गुलाब का, मटर का या गुलदावती का। तो याद रखिए, हम लोग पढ़े हैं कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग थे वो अपने प्रयोग किस में किए थे, मटर के पौधे में किए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। 2024 में ये नहीं पूछा गया है, इसलिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 99% चांस है कि क्वेश्चन 2025 में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है। निम्न में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है। ये क्वेश्चन जो है ये 2019 में पूछा गया बच्चों और 2022 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये मेंडल ने अपने प्रयोग किया था प्रयोगशाला में। उन्होंने दो तरह के पौधे लिए थे, एक जो लंबा पौधा लिया था उसके लिए बड़ा हाथ का टी का यूज किया था, जो बौना पौधा लिया उसके लिए छोटा हाथ का टी का यूज किया। जब इन्होंने इन दोनों के बीच पादप संकरण कराया तो उन्हें 4 तरह के पौधे हुए प्राप्त हुए। टी, बड़ा हाथ का टी, छोटा हाथ का टी, सॉरी 3 तरह के पौधे प्राप्त हुए। छोटा हाथ का टी, ये लंबे थे, ये ना लंबे ना बौने, और ये बौने। ये पूरे लंबे थे, ये मिड साइज के थे और ये बौने थे। यानी अगर दोनों टी था तो लंबा पौधा था, ये दोनों टी है तो लंबा का है, ये जो टी है ये है मेरा दोनों बौना पौधा। ये जो है मिड साइज है, ये दोनों भी मिड साइज है, यानी ना लंबा है ना छोटा बौना है, क्योंकि कैपिटल टी लंबे के लिए था, स्मॉल टी बौने के लिए। तो दोनों को जो बौना पौधा बना उसको उन्होंने डबल टी से दर्शाया था। तो आंसर हो गया सी। डबल टी में कौन से डबल टी से बच्चों, तो छोटे हाथ के डबल टी से। अगर वो बड़ा हाथ का डबल टी रहता तो वो क्या था, वो लंबा पौधा था। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो मिला हुआ है दोनों में, इसमें ये ना लंबे हैं ना बौने हैं, मीडियम साइज के
पौधे हैं। ये जो अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, किसी जीव की जो जीनी संरचना है, उस जीनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी जीव की जीनी संरचना को क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन 2019 में और 2023 में पूछा बच्चों कि किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जीन की संरचना यानी जीन की बनावट को हम जीनोटाइप कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हुआ कि किसी भी जीव की जीनी संरचना, जीन का बनावट को हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? किन्होंने जीन शब्द को बताया था? ये क्वेश्चन पूछा 2021 में बच्चों, और ये क्वेश्चन पूछा 2024 में। ऑप्शन दिया गया मेंडल, डार्विन, जॉनसन। जॉनसन जी का पूरा नाम है विल्हम जॉनसन, याद रखिएगा, विल्हम जॉनसन, या बहुत आदमी जोहानसन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रहा। और तीसरा है, चौथा है लैमार्क। तो याद रखिएगा, जो जीन शब्द को खोज करने वाले हैं जॉनसन है या विलियम जॉनसन है। और विलियम जॉनसन जो थे डेनमार्क के रहने वाले थे, और डेनमार्क के वह वनस्पति वैज्ञानिक थे, समझे बच्चों? तो याद रखिएगा, जीन शब्द का प्रयोग विलियम जॉनसन या जॉनसन ने किया, जो कि डेनमार्क के रहने वाले एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अब जस्ट पढ़े हैं कि मानव की शरीर की एक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है? ध्यान दीजिएगा, कितने जोड़े मतलब युग, ठीक है? गुणसूत्र तो टोटल 46 होते हैं, जिनमें 23 में मां से और 23 में पिता से प्राप्त होते हैं, तो दोनों 46 हो गए। तो 46 में कितने जोड़े हुए बच्चों? तो 46 में हुए 23 जोड़े। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे हर बार में पढ़ के जोड़े और युग्म शब्द को भूल जाते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट लिख के 46 चले आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, उसमें नंबर मिलने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा बच्चे 2023 में, इसीलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2022 में पूछा बच्चे, 23 में नहीं पूछा, 22 में पूछा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा। ये जो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? देखिए, यहाँ युग्म नहीं पूछा है, लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ये नहीं बोला गया है कि लिंग गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं या कितने जोड़े होते हैं, यहाँ बोला गया संख्या। तो याद रखिएगा, मनुष्य में 23 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ा में 22 गुणसूत्र होता है, सॉरी लिंग गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं बच्चों? 23। 23 जोड़े में जो 22 जोड़ा है वह एक जैसा होता है, ठीक है? 22 जोड़ा एक जैसा होता है, जिसे हम लोग बच्चों ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। 23वां जोड़ा यानी एक जोड़ा जो है वह डिफर होता है, अलग होता है, भिन्न होता है, और इसी एक जोड़े गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र कितने हो गए बच्चे? तो लिंग गुणसूत्र हो गया हम लोगों का एक जोड़ा। और यहाँ जोड़ा में नहीं पूछा, युग में नहीं पूछा, संख्या पूछा। तो एक जोड़ा में कितने होते बच्चों? 2 होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आदमी यहाँ पर मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक जोड़ा है, तो हर बार में एक लिख के चले आते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। ये जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया बच्चों? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? और ये क्वेश्चन पूछा है 2023 में, समझे बच्चों? 2023 में पूछा गया। तो जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा गया बच्चों। इस चीज को याद रखिएगा, अरस्तु जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम होगा, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, ठीक है बच्चों? याद दीजिए, जोड़ी में पूछा, युग में पूछा, पेयर में पूछा है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े जो है वह एक जैसे होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र जो है
एक जो जैसे होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम। तो कितने गुणसूत्र होते हैं एक जैसे? 22 जोड़े। 22 जोड़े यानी 44। 44 नहीं लिखना, हमको जोड़ा देना है, तो ऑप्शन होगा मेरा 22 जोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे सबसे अधिक समानता है, यानी विकास की दृष्टि से हम सबसे ज्यादा किससे मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2012 में पूछा गया बच्चों, 2022 में और 2023 में। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज बच्चों कौन है। यहाँ ऑप्शन तो दिया गया है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत सिंपल सा जवाब होगा कि विकासीय दृष्टिकोण से हम लोग किसके समांतर है। थोड़ा सोचिए और बताइए बच्चों। तो देखिए, विकास के दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता हमारी चिंपैंजी से है, क्योंकि चिंपैंजी को मनुष्य का पूर्वज भी कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हुआ। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दिया गया समजात अंग, अवशोषी अंग या अवशेषी अंग, समवर्ती अंग, और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, हमारा जवाब होगा समवर्ती अंग, और समवर्ती अंग को ही हम लोग समजात अंग के नाम से भी नहीं, समवर्ती अंग को, तो समवर्ती अंग को ही हम लोग समरूप अंग के नाम से जानते हैं, समरूप अंग। क्यों? ये जो कीटों के पंख है और चमगादड़ के पंख है, इनकी उत्पत्ति एक जैसी नहीं है, उत्पत्ति सेम नहीं है, लेकिन जो इनका यूज है वो सेम है। तो वे अंग जिनकी उत्पत्ति एक जैसी नहीं हो लेकिन यूज एक जैसा हो, उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं, समवर्ती अंग कहते हैं। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख में संरचनाएं अलग अलग होती है, ठीक है। समजात अंग वे होते हैं जिनका संरचना एक हो, यूज भले अलग हो, लेकिन समवर्ती अंग या समरूप अंग वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति अलग हो लेकिन यूज एक जैसे हो। ये जो क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक की किताब है, किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, और इसमें जैव विकास के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? जैव विकास के बारे में बताया है चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका जवाब होगा, और ए नंबर, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए देख लीजिए 2015 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, और 22 में भी पूछा है। ये 19 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्न में कौन सा एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग, अवशोषी लिखा गया, अवशेषी अंग होगा यानी जिसका कोई यूज ना हो, मनुष्य के जीवन में जिसका कोई यूज ना हो, उसको अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि अगर गौर किया जाए, अकल दांत निकलता है हम लोग को, आप लोग सुनेंगे अकल दांत निकलता है, बुजुर्ग लोग कहते थे, जिसका कोई यूज नहीं है। उचित एक और चीज है हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी, क्या इसका यूज नहीं है? एकदम यूज है, ये नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। अंगूठा का यूज कितना है, ये हम लोगों को महाभारत से पता चलता है, जहां एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा के रूप में, नहीं तो एकलव्य अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन जाते। तो अंगूठा कितना यूज है ये पता चल ही गया। कान का यूज समझ ही सकते कितना है, कान बंद कर लीजिए, हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई नहीं देगा। ये जो अपेंडिक्स है, इसका हमारे दैनिक जीवन में कोई यूज नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इतना ये वेस्ट है कि इसका कोई यूज नहीं है। अमेरिका वगैरह में तो बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ बच्चे के जन्म के बाद ये अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है, और इसका यूज एकदम नहीं है। ये हमारे लिए अवशेषी अंग है जिसका कोई यूज नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है कि मनुष्य के आहार नाल का अवशोषी अंग क्या है। जो आहार नाल है उसमें अवशोषी अंग क्या होता है, ध्यान दीजिए, वही अपेंडिक्स या अपेंडिक्स जो भी बोलिए आप लोग, ये आहार नाल में ही रहता है, इसका कोई यूज हमारे लिए नहीं है। अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग पढ़े, अवशोषी अंग लिखा गया है, अवशेषी अंग होगा। तो कौन सा होगा बच्चों? अपेंडिक्स है, जो मनुष्य के आहार नाल में पाया जाता है और जिसका कोई यूज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग अपेंडिक्स है, या ऐसे भी अवशोषी अंग या अवशेषी अंग जो भी बोले तो वो क्या है?
अपेंडिक्स है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक माइकोग्राफिया किन के द्वारा लिखा गया है? एक पुस्तक है माइकोग्राफिया, ये किसने लिखा है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया बच्चों। तो याद रखिएगा, जो माइकोग्राफिया नामक पुस्तक है उसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट हुक। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि मानव का उद्भवन स्थान कहाँ माना गया है, यानी कहाँ मनुष्य को माना गया कि मनुष्य का विकास या उद्भव हुआ है। तो याद रखिए, मानव का उद्भव स्थान जो है अफ्रीका को माना गया। अफ्रीका में एक जगह है बच्चों इथोपिया, और इथोपिया में ही मनुष्य का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इसीलिए माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है, अफ्रीका में हुई है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का एनुअल में पूछा गया बच्चों। अब अपने अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं कि अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात है, यानी मनुष्य का अग्रपात, बिल्ली का अग्रपात और चमगादड़ के अग्रपात क्या है। तो याद रखिएगा, मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपात जो है वो क्या है, समजात अंग है। क्योंकि तीनों के जो पैर के अगले हिस्से होते हैं उनमें आगे 2 हड्डी होती है, पीछे 1 हड्डी होती है। मनुष्य के भी हाथ में देखिए, पीछे 1 हड्डी होगी, आगे 2 होगी। बिल्ली के भी हम अगर झुक जाए, अगर 4 पैर पर हो जाए तो हमारे जो हाथ है वो आगे की ओर पैर की तरह काम करने लगेंगे, बिल्ली की पैर बन जाएंगे। उसमें भी स्ट्रक्चर वही होता है कि ऊपर की ओर जो है, ऊपर की ओर जो है 2 हड्डी होती है और नीचे जो है 1 हड्डी होती है। सेम चमगादड़ के पंख में भी होता है, ऊपर 2 हड्डी होता है और नीचा 1 हड्डी होता है। तो ये समजात अंग है, यानी वह अंग जिसकी संरचना एक जैसी हो लेकिन यूज अलग अलग होता है उसे समजात अंग कहते हैं। लेकिन जिसकी संरचना एक जैसी ना हो लेकिन यूज एक जैसा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समवर्ती अंग कहेंगे। तो ये समजात अंग है बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से हमें कोई फायदा नहीं होता, ना ही आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो चलिए हमारे मेहनत हमारे स्टूडेंट को पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मोटिवेट भी होते हैं और अच्छा कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर वीडियो बना के आपको दे, ताकि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। जय हिंद बच्चों, जय भारत।